इस क्लास में लेसन नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। लेसन नंबर 2 जनसंख्यात्मक कारक। और जनसंख्यात्मक कारक में हमने बताया था, पिछले टर्म पर चर्चा की थी कि जनसांख्यिकी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक आकारिक जनसांख्यिकी और दूसरा सामाजिक जनसांख्यिकी। आकारिक जनसांख्यिकी का आशय जनसंख्या के आकार, प्रकार और उसके स्वरूप से है, जबकि सामाजिक जनसांख्यिकी का आशय जनसंख्या के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों से है। 1951 से 10 वर्षीय 5 वर्षीय योजनाओं की का श्रीगणेश हुआ था, ये भी हमने पिछले नंबर चर्चा कर ली थी। ये विधिवत जो हमारे देश में जो जनगणना की जाती है वह 1951 से शुरू हुई और देश की आज़ादी 1947 में हुई। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 26 फरवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1951 से हमारे देश की जनगणना का विधिवत कार्य शुरू हुआ, एक प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से। ठीक है, और वह कार्य 1951 से शुरू हुआ। ठीक है, 10 वर्षीय 5 वर्षीय 10 वर्षीय जो जनगणना का कार्य शुरू हुआ वो सबसे पहले 1951 से शुरू हुआ। उससे पहले भी हुआ था, 1981 में हुआ, 67-72 के बीच हुआ, लेकिन वह उतना प्रॉपरली और उतना व्यवस्थित नहीं था जितना होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद तो था नहीं, तब तो हम गुलाम थे ना, ब्रिटिश हुकूमत थी हमारे देश में। और जिस हम 1867-72 में बात कर रहे हैं, उस समय हम लोग इस्लामिक शासकों के अधीन थे, तब हमारे देश में इस्लामिक शासक थे, है ना। और 1881 के दशक में ब्रिटिश लगभग हमारे देश में आ गए थे और उनके अधीन हम लोग जो है पूरा देश हम उनकी गुलामी कर रहे थे। तो 1951 से सब सारी जो 10 वर्षीय 5 वर्षीय योजनाएं शुरू हुई और 2011 में हुई जनगणना सबसे नई है। क्यों नई है? क्योंकि भारतीय जनगणना विश्व भर में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि हमारा देश आबादी में नंबर 2 है विश्व में, चाइना के बाद नंबर 2 भारत की जनगणना है। लेकिन चीन की जनसंख्या की तुलना में जनसंख्या भारत की तुलना में कुछ अधिक है, पर वहाँ नियमित रूप से जनगणना नहीं की जाती। मतलब जिस व्यवस्थित क्रम में हमारे यहाँ जनगणना की जाती है उनके वहाँ नहीं की जाती है। जैसे हम लोग डोर टू डोर एक ही व्यक्ति की जानकारी लेते हैं, एक ही घर घर आएगा बंदा, सारे सरकारी कर्मचारी आएंगे आपके घर और आपके घर में बैठ के एक एक व्यक्ति की नाम, आयु और उनका लिंग और उनका व्यवसाय, उनकी आय, आपके मकान का स्वरूप कच्चा है, पक्का है, लाइट है कि नहीं, पानी है कि नहीं, मतलब आपकी सारी मौलिक जानकारी जो आपके परिवार की होती है वो सब एक परिवार, बाकायदा पूरा परिवार सर्वे होगा और उसमें आपके घर में आके वो व्यक्ति आपके घर की परिवार की पूरी डिटेल जानकारी हासिल करेगा। ऐसे पूरे देश की 150 करोड़ आबादी की गणना की जाएगी, अब की जाएगी। ठीक है, और 2011 में और साइंटिफिक आंकड़े आए थे सामने। साइंस वाले जो बच्चे गए, तो कोई भी जो क्लास खाली हो वहाँ साइंस के जो रूम खाली हो वहाँ साइंस के बच्चों को बैठा, तो ऊपर खाली हो गए सारे कमरे, ऊपर भी सब खाली, ऊपर खुले हुए हैं यहाँ ठीक लगे कन्वीनियंट तो आपको। साइंस वाले बच्चे कंटिन्यूसली आएंगे रोज स्कूल होंगे। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियाँ, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण संबंधी नीतियाँ बनाने और कार्यान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हमने पिछले टर्न पर दोनों दिन चर्चा की थी, जो जनसंख्या की जाती है वो जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद हम अपने देश के विकास का खाका तैयार करते हैं कि हमारे देश में कहाँ कहाँ अभी विकास की गुंजाइश है, हम कहाँ पर अभी पिछड़े हुए हैं, कहाँ पर अभी हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। वो जब आंकड़े जब हमारे पास आते हैं तब हम उनके लिए अपनी योजनाएं तैयार करते हैं। वो योजनाएं किस में तैयार करते हैं? पंचवर्षीय योजनाओं में तैयार करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं का गठन 5-5 साल के लिए किया जाता है, जनगणना हर 10 साल बाद होती है। समझ में आ रही बात? दोनों चीज़ें अलग अलग है, हमको जोड़ मत देना, ठीक है। लेकिन हम इस 10 साल के जो डिटेल आती है जनगणना की, जनसंख्या के बारे में जो पूरा टोटली हमें उसके आकार, प्रकार और उसके स्वरूप के अलावा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जो रिकॉर्ड आता है हमारे पास, उसी के आधार पर हम अपने देश के विकास की
विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करते हैं। विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करते हैं और उनके उत्थान के लिए और उसमें सुधार के लिए हमारी सरकार, हमारा शासन उसके लिए तमाम सारी कार्यकारी योजनाएं तैयार करती है। और फिर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार टारगेट करके, लक्ष्य निर्धारित करके अपनी योजनाओं का सफल संचालन करती है। किसी भी कार्य को करने के लिए योजना का होना बहुत जरूरी है। जब जिस कार्य को आप बिना योजना के करते हैं उस कार्य में आपको मनचाही सफलता हासिल नहीं होगी। कोई भी कार्य है, जैसे मान लीजिए मकान है, जब हम लोग उतने शिक्षित नहीं थे, हम उस समय का मतलब आपके मम्मी पापा भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और यदि हम उसके पहले की पीढ़ी देखें, अपने बाबा दादी की पीढ़ी यदि देखें तो वे और भी कम पढ़े लिखे है ना। तो उस दौर के लिए जो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, या कम उनको जानकारी थी, तो ऐसे में जो घर बनाते थे वो तो बहुत ऑर्डिनरी घर बनाते थे, या कोई भी काम करते थे बेतरतीब करते थे। मतलब अगर फसल भी बोनी है तो बस कोई गेहूँ और धान, दो ही फसल होती थी हमारे देश में ट्रेडिशनल। 6 महीने में गेहूँ की फसल और 6 महीने में धान की फसल। आज हमारे देश के किसान 6 महीने में 2 धान की फसल लेते हैं, समझना की बात नहीं। और गेहूँ जो 6 महीने में तैयार होता था वो आज 4 महीने में तैयार हो जाता है। जिन्होंने गेहूँ गाड़ दी, बहुत सारे खेतों में गेहूँ गड़ चुका, लग चुका, लोगों ने बो दिया, और बहुत सारे किसान अभी हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए दिवाली बाद होंगे, समझ गए ना। जो दिवाली बाद बोएंगे वो कैसी खेती कर रहे हैं? ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, उन्हें कोई बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होगी। और जो जिन्होंने अगाड़ी बोए गेहूँ, उनकी फसल का, क्योंकि उनकी फसल पहले तैयार हो जाएगी, इसलिए उनकी फसल का वाजिब दाम भी बाजार में मिलेगा कि नहीं? आपने देखा कि जब अभी तक गोभी 100 रुपये, 120 रुपये बिक रही थी, 80 रुपये, नई गोभी आ गई तो वही गोभी अब 40 रुपये पर आ गई, 30 रुपये पर आ गई, और नीचे हो गई तो मुझे पता नहीं, कल मेरी भाई ने नहीं गया। तो कहने का आशय ये कि जैसे जैसे बाजार में गोभी और आने लगेगी, अभी आलू 50 रुपये आलू बिक रहा है, जैसे नया आलू मार्केट में आ जाएगा इस महीने नवंबर में, तो फिर आलू के रेट नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। अभी सारी सब्जियां महंगी हैं, टमाटर भी 50 रुपये के लिए, जैसे देसी टमाटर आएगा वैसे ही टमाटर की वैल्यू भी, टमाटर की कीमत भी कम हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने अगाई टमाटर लगा दी, जिन्होंने अगाई गोभी लगा दी, जिन्होंने अगाई धनिया लगा दिया, धनिया 200 रुपये केजी बिका था अभी, हरा धनिया 200 रुपये, 10 रुपये का धनिया, इतना सा धनिया अभी 1 हफ्ते के बाद 1-1 रुपये का ढेर मिलने लगेगा, ठीक है। अभी 1 हफ्ते पहले तक नवरात्र में 10 रुपये का धनिया इतना था, 50 ग्राम 10 रुपये का, 50 ग्राम यानी कि 200 ग्राम 220 रुपये का, और 200 रुपये केजी हो गया धनिया। तो जिन्होंने थोड़े से हिस्से में धनिया लगा दिया उनको अच्छी खासी रकम मिलेगी। अब जो ट्रेडिशनली इंतजार कर रहे हैं कि अभी और थोड़ा रुक के बोएंगे, कभी मूली लगाएंगे, कभी धनिया लगाएंगे, कभी पालक और मेथी लगाएंगे, मेथी 80 रुपये किलो, जो मेथी है, जो बाकी में जिसे मेथी कहते हैं, 80 रुपये किलो है। मूली की गड्डी 20 रुपये से नीचे नहीं आई अभी, और 40 रुपये तक, अभी 1 महीने पहले 40 रुपये की गड्डी खरीद के लेकर आए थे बाजार में, ठीक है ना। अब मूली नीचे डाउन हुई, अब 15 रुपये के जी और 10 रुपये के जी आ रहा है, बिक रहा है मूली, और सस्ती हो जाएगी। तो सस्ती हो जाएगी, सस्ती होने के वक्त जिन लोगों की फसल तैयार होगी उन्हें कोई खास आमदनी नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन जब हम ऑफ सीजन जो फसल करते हैं, जिन्होंने शुरुआती गोभी इनकी बाजार में आ गई, उनके तो रकम वसूल ली उन्होंने। आप सोचो कि उस समय भी गोभी 60 रुपये, 70, 50 रुपये, 60 रुपये से नीचे गोभी नहीं, मतलब 1 हफ्ते 15 दिन पहले जो गोभी बाजार में आ गई, शुरुआती जो गोभी बाजार में आई नई, वो 60 रुपये से नीचे नहीं थी नई गोभी। जो हम लोग कोल्ड स्टोर की ले रहे थे पिछले सीजन की, वो तो 80-100 रुपये ले ही रहे थे, लेकिन जो नई गोभी बाजार में आई वो हमने 50-60 रुपये से नीचे की नहीं खरीदी बाजार में, है ना। और जैसे गोभी का डाउन और नीचे होता चला जाएगा, गोभी का टेस्ट भी चला जाएगा, समझ गया। जब जो फसल ज़्यादा होने लगती है, जो सब्जी ज़्यादा आने लगती है, तो उसका टेस्ट ही चला जाता है,
जब जो सब्जी महंगी मिलती है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसे हम बड़े ख्याल से बनाते हैं ना कि 80 रुपये किलो आई है ना। मटर जो है 100 रुपये के जी है मटर, तो बड़े हिसाब किताब से बनाते हैं। और अभी ये काली मटर आ जाएगी, हरी मटर आ जाएगी बाजार में, तो 20 रुपये किलो मटर भर भर के लेकर आएंगे, और फिर हम लोग मटर की घर में अपने छील के और फिर उसकी सुबह शाम चाट बना के खाया करेंगे। लेकिन अभी खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मटर महंगी है। अभी भी ताजी मटर आ गई है, लेकिन अभी भी मटर के रेट अभी भी 80 रुपये से नीचे, 80-100 रुपये से नीचे नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का आशय ये है कि जब जिस काम को हम योजनाबद्ध तरीके से करें, किसान की बात हम अगर कैसे करें, अगर किसान अगर खेती भी प्लानिंग से करें, वो जमाना गया जब खेती वो सिंगल फल से हुआ करती थी और किसान बैलों से हल जोतता था। आपको खेत कब जुत गया, और एकड़ों से जमीन जरा देर में जुत जाती है, एकड़ों से जमीन की फसल जरा देर में सिमट जाती है। इतने आज अत्याधुनिक कृषि यंत्र हैं हमारे पास, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में जो हमने तरक्की की है उसका कोई पैमाना नहीं है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। पूरे अगर हम विश्व के अगर कृषि यंत्रों की बात करें, कि हमारे देश में तो इतना नहीं है, अभी हमारे देश में भी बहुत सारे कृषि यंत्रों से संपन्न हो गए हैं किसान। आलू बोने की मशीन है ना, गेहूं बोने की मशीन, सब सारी चीजें हर चीज। तो यहाँ से लेकर डलवा दी, आगे लगवा दिए, आगे तो गुंजाइश है ना, एक एक डेस्क चेयर आगे पढ़ने की, सबसे आगे। समझ गए ना। पहले आलू बोने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती थी किसान को, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मशीन अपने आप नालियां बनाती है और अपने आप वो आलू गिरता चला जाता है। समझ गए ना, देखा है ना आपने, टीवी पर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखा करो, उसमें तमाम नए नए अत्याधुनिक आपको कृषि यंत्र देखने को मिलेंगे। और विदेशों में तो इतनी लेटेस्ट उनके पास एक टेक्नोलॉजी है कि बड़े बड़े पाकड़ जैसे इतने बड़े बड़े वृक्ष को भी वो पूरा मशीन में उसके निकालेगी उसके जड़ों सहित, और उसको ले जाकर दूसरी जगह सेटल कर देंगे। मतलब मैंने देखा है तमाम वीडियोस में कि विदेशों में, विश्व के और देशों में इतना टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है कि पूरी इतने बड़े बड़े पेड़ों को भी पूरा ऐसे निकाल लेती है मशीन, और ले जाके वो दूसरी जगह सेट कर देते हैं उनको जहाँ हमें चाहिए। तो पेड़ वहाँ खराब नहीं होते हैं। हमारे देश में तो अभी ये सड़क चौड़ी होगी तो सब काट देंगे। तो हमारे देश में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है ना। अभी इतने बड़े पेड़ को बड़ा करने के लिए कितना समय चाहिए होगा, नया पेड़ लगाएंगे तो कितने समय में बड़ा होगा, और जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक शांतिकुंज के डस्ट की हमारे क्या हाल होगा सोचो। और जिनके घर रोड किनारे हैं वो जानते होंगे कि इतना डस्ट होती है रोड किनारे। और इस समय ट्रैक्टर ट्राली वालों ने जीना दूर कर दिया पूरा, भाई बगिया से लेके और किसी भी रोड पर चले जाओ, चाहे करेली वाले रोड पे चले जाओ, चाहे लाल फाटक जाओ, चाहे रामगंगा साइड जाओ, चाहे कांदापुर में अंदर जाओ, हर तरफ डस्ट और नरक ही नरक है, पॉल्यूशन इतना है। सब अंधाधुंध जो है वो भरान हो रहा है और उठान हो रहा है मिट्टी का। ये सब क्या होगा, ये सब हमारी जलवायु को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, नुकसान करेंगे। ये जो अंधाधुंध कटान हो रहा है, यही कटान हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार होता है। बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, तमाम सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं दिनों, और ऐसी जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं है ना। जैसे कि ये कोविड-19 ये जो एक आपदा है, ये जो पूरी वैश्विक महामारी घोषित हो गया है जो बीमारी, आप सोचिए कि इसके बारे में हमने कभी नहीं सुना। मैं इतने बड़ा हो गया, आप लोग तो 16 साल के हो, मैं 52 साल का हूँ, मैंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। पूरा ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो गया हो देश का, सब रेल बस हवाई जहाज सब के सब रुक गए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। और मैंने अपने बाबा दादी से भी, जो हमारे उस उम्र के, बाबा दादी तो हमारे नहीं है लेकिन उस उम्र के जो और लोग हैं जिन्हें हम बाबा दादी कहते हैं, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि लल्ला हमारे जीवन में हमने कभी ऐसी स्थिति कभी इससे पहले नहीं देखी, कभी की ऐसे दुनिया रुक गई हो जैसा कि इस बार हुआ। समझ गए ना। तो आप सोचो कि हम लोगों को ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट की वजह से हमें झेलनी पड़ती है। जब तक हमारे देश की जलवायु सुरक्षित थी, आज भी देख लीजिए, जब सारे मजदूर जब गाँव को लौट रहे थे तो पूरे देश में हाहाकार मच गया कि अरे पता नहीं किस कदर कोरोना फैलेगा, लेकिन गांव में एक को नहीं हुआ। और किसे हुआ, जो सबसे ज्यादा बच रहे थे, हमें ना, है ना। गांव वाले कोई मास्क नहीं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई सैनिटाइज नहीं, और यहाँ कोई कोरोना ना आ गया, सारे के सारे लोग
शहर के लगी हुई गाँव की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पढ़ने आई है तो मास्क लगाएंगे, लेकिन गाँव में घूमेंगी ये मास्क नहीं लगाती है ना। तो क्योंकि वहाँ के लोगों को कोरोना नाम की कोई चिड़िया नहीं जानते कि कोरोना नाम की कोई चीज भी होती है। कोरोना की कीमत कौन जानेगा? जिसके घर में कोरोना किसी को हुआ समझिए ना, उसको नानी याद आ गई होगी कि जिसको कोरोना हुआ होगा उसको कितना पैसा लगाना पड़ा होगा, और उसके बाद भी उसकी रिकवरी बहुत दिनों बाद होती है, और कोरोना ठीक हो जाने के बाद भी शरीर के किसी न किसी ऑर्गन को वो प्रभावित कर ही जाता है। समझ गए ना, आपको बीमार कर ही जाता है लगातार, और अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि मास्क लगा के आइए, सैनिटाइज कराया जाता है, डिस्टेंसिंग पे बैठाया गया है, 5-5 सीट नहीं डाली गई यहाँ की, और सारे बच्चों को भी नहीं कहा जा रहा कि सब आ जाओ एकदम स्कूल। जब जिसकी जैसी मर्जी हो वैसा, जब मन हो तो आओ, जो मन हो तो मत आओ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें भी बचना है और आपको भी बचाना है। सरकार का भी यही मकसद है कि हमें आप बच्चों को बचाना भी है, पढ़ाई भी हो जाए और बच्चों को ये कोरोना प्रभावित भी ना हो। तो कहने का आशय ये है कि हम इसके लिए प्लान नहीं थे, हमारे देश में भी लोग प्लान नहीं थे, तभी तो बेतरतीब बीमारी फैल गई। चाहे वो मुंबई में फैली हो, चाहे मध्य प्रदेश में फैली हो, चाहे गुजरात में फैली हो, चाहे आपके बरेली में फैली हो। जो रोज 200-250 मरीज निकल रहा था, एक स्टेज थी, तब कोई तैयार था क्या उसके लिए? नहीं, है ना। तो जिन चीज़ों के लिए हम प्लान नहीं होते हैं, प्लान नहीं होते हैं मतलब कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि कोरोना नाम की भी कोई बीमारी हो सकती है, उसका कोई आज तक कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है उसके लिए, तो इलाज क्या हो रहा अस्पताल में? आप बताइए, जिसकी कोई दवा ही नहीं है उसका इलाज डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि? और गांव के लोगों को उस इलाज की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि वो बहुत ही रफ एंड टाइप लाइफ इस्तेमाल करते हैं, है ना। सुबह उठ के खेतों में चले जाते हैं, सुबह खेतों में जाने से फ्रेश एयर मिलती है ना। नंगे पैर चले जाते हैं, जो है ओस में जब जाते हैं तो पूरे दिमाग तक उनकी शीतलता मिलती है ना। सुबह चले गए खेत पर ट्रैक्टर लेके, फिर बाद में बच्चे खाना लेकर आ रहे हैं, तो वो ट्रैक्टर में बैठ के खाना खाने का आनंद ही कुछ और एक हाथ में रोटी रोल करके और एक हाथ में चटनी या मठा। अब तो गायब हो गया मठा, वरना एक बाल्टी मठा आया करता था खेतों पर, है ना, और एक कटोरदान में रोटियां खत्म हो जाती थी, क्योंकि मठा रहते रहते हम लोग बड़ा टेस्टी खाते थे। अब मठा है ही नहीं, जानवर है ही नहीं गाँव में, सबके मकान पक्के बन गए, गाँव में भी सबके घरों में टाइल्स और पत्थर लग गए। गाय भैंसे आउट, पत्थर इन, टाइल्स इन, ट्रैक्टर इन, ऑटो इन, कार इन, है ना। और काव और बफेलो आउट। तो काव और बफेलो आउट, तो ना दूध है ना खाद है। हम क्या लगा रहे हैं खेतों में? यूरिया, है ना, कृत्रिम खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो खाद जिसे हम बिखेरते हैं तो हमारी खाद बढ़ जाती है हमारे हाथ की। जो भी बिखेरता है गांव में, आप देख लीजिए, उसको पापा जाए या भैया जाए कोई बिखेरने, तो उसे कहना भैया हाथ दिखाना, तब देखना उसका हाथ पूरी स्किन उड़ी हुई होगी। केवल उसे हाथ में लेके बिखेरने से आपकी स्किन उड़ जाती है, तो जमीन की तो बिल्कुल क्या हाल करेगी वो यूरिया बिखेरने के बाद, सोचिए। वैसे ही जैसे चोट लग जाए, आपकी कटे पर नमक लग जाए, तो जैसे बिलबिलाते हो आप, वैसे ही हमारी धरती माता बिलबिलाती है जब हम यूरिया खेतों में लगाते हैं। जब खेतों में देसी खाद निकलता था तब 2.5 कुंटल 3 कुंटल बीघा का धान और गेहूं काटते थे हम, ढेर लग जाता था। आज 10 बीघा खेत काटते हैं तो बोरियों में आ जाता है, कट्टों में घर। बोले कहाँ भाव? बोले जय हो कितने बीघा भाव? बोले 10 बीघा में हो, ले चले जा रहे। वरना 10 बीघा खेत में अनाज ढेर लग जाता था घर में। 3-3.5 कुंटल पर बीघा सामान्य बात होती थी जब हम आपके इतने थे। हमें खूब अच्छे से ध्यान है, हमारी मौसी के मम्मी के और हमारे वहाँ भी 3.5 के बीच में कुंटल अनाज होता था 1 बीघा। तब देसी खाद होती है ना। और इंसानों की छुट्टियों के बाद ही वो भूरे खेतों में डाले जाते थे, क्योंकि उधर गेहूँ कटने के बाद खेत खाली होते हैं एक लंबे टाइम तक। अपने देश में चूँकि किसान ट्रेडिशनल खेती करता है ना, तो गेहूँ काटने के बाद फिर बरसात का इंतजार करता है कि बरसात हो तो परिवार करेंगे, खेत को खोदेंगे, जोतेंगे,
हल करने लगेगा और फिर उसमें चरी, बाजरा, ज्वार और बरसी वगैरह बोएंगे। उस समय जो फसल होते हैं पूरी क्या होते हैं, जानवरों का चारा है ना। आप तराई में जाएंगे या पंजाब में जाएंगे तो वो एक साल में 3 फसल लेते हैं, हम एक साल में 2 ही फसल लेते हैं। और एक बार में वो 4 फसल लेते हैं, हम एक बार में एक ही फसल लेके थक जाते हैं। बोले बस बहुत है, बड़ी मेहनत करी है ना। तो इसलिए हमारे देश के किसानों को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए मेहनत के बदले वो उनको नहीं मिल रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो कारण सिर्फ है योजनाओं का, जानकारी और योजनाओं का अभाव। पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, टीवी रेडियो सुनते नहीं है, और सुनेंगे तो गाने सुनते हैं। ट्रैक्टर चला रहे हैं, रेडियो चला दो, मोबाइल चला दो, क्या सुनने वाले गाने सुनने हैं। तो इस स्थिति में किसान को जो है जितनी आय होनी चाहिए वो नहीं होती। आप देखेंगे इधर के लोगों को ये आज खेती करने लगे, आरी नगला, बाई नगला, उखाड़ा, बुखारा, चौवाड़ी और मिर्जापुर, भविया और ये क्यारा तक के और फरीदपुर तक के लोग आज करने लगे खेती। किन्हें देखकर? जो तमाम जाट और सरदार आ गए पंजाब के, जरा से कोना बेच के आए और यहाँ 10 बीघों में खरीद डाली, उतने से जरा से कोने में, क्योंकि यहाँ जमीनों की कीमत उस समय कौड़ियों की थी। और वही लोग, वही सरदार और जाट लोग उन खेतों में, उस रेतीली जमीन में सोना पैदा कर रहे हैं। तब यहाँ के किसानों की आंखें फटी रहेगी, बोले अरे दैया रे, ये तो अनाज हो गए, हम तो बिल्कुल ना कर पाए, हमें एक बीघा 1 क्विंटल बीघा हमें ना मिला हुआ, ये तो कतई देखो ढेर लगाएगा सरदार जी। तो उन्हें देख देख के उन्हें जेलस हुआ, कुछ तो जेलस हुआ और कुछ को समझ आई। जिनको समझ आती गई वो अपनी उन्नत खेती करते चले गए, और उन्नत खेती करते करते आज उन्हें खेती की सारे टेक्निक आ गई, और वो उन्होंने अपने आप को अपडेट किया समय के साथ साथ, और उस टेक्निक को अडॉप्ट करके उन्होंने अपनी खेती को उन्नत बनाया। उन्नत खेती का परिणाम क्या हुआ? उनको ज़्यादा आमदनी होने लगी। तो योजना का यहाँ पर ये फायदा होता है कि अगर हम जिस काम को भी योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। देखिए, अगर आप योजनाबद्ध तरीके से स्कूल में पढ़ने आएंगे, एक दिन पहले अपने आने की तैयारी कर लेंगे, जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं सर वो पहले से पढ़ के आएंगे, अपनी ड्रेस एक दिन पहले प्रेस कर लेंगे, अपनी चुन्नी प्रेस करके रख लेंगे, सॉक्स अपने एक जगह रख लेंगे, शूज पॉलिश करके रख लेंगे, रेबिन अपने धोके प्रेस करके रख लेंगे। तो सुबह आपको किसी भी चीज़ के लिए माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। क्या अम्मा बेकार है, बेना मिलता है गीता है, अम्मा लग रहा है चूहा लगो आए, है ना। हम कैसे जाएंगे स्कूल, और हमारे के लिए जाओ बताए। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये स्थितियाँ इसलिए कि हमने एक दिन पहले प्लान नहीं किया, है ना। आपने देखा कि जब बेटियों की शादी तय हो जाती है तो उसके बाद माता पिता पूरी प्लान करते हैं कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, उसको सब बैठ के प्लान करते हैं सब घर के लोग। तब वो जाके शादी विधिवत और सुव्यवस्थित तरीके से सफल हो पाती है। और जिसके लिए तैयार ना हो तो उसमें तो व्यवस्थाएं फैलती है। आपने ऐसी भी शादियां देखी होंगी जिसमें जूतों पैजार होती है ना, मूल फुटवर होती है, और कुछ शादियां ऐसी देखी होंगी इतना स्मूथली हो गई होंगी कि पता ही नहीं चला वो शादी कहाँ होगी, क्योंकि वहाँ सब कुछ क्या है, प्लान्ड है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। एक एक काम, पूरा संस्कार सारे एक एक योजनाबद्ध तरीके से किए गए। तो यही काम हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का हमारे देश में है, जो जनगणना के बाद जिनकी दिशा और दशा का निर्धारण होता है। ठीक है ना। तो 10 साल की जो आबादी होती है, जो हमारे देश की जनसंख्यात्मक स्थितियाँ होती हैं, उन जनसंख्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखकर हमारे देश के विकास की नींव पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रखी जाती है, और हमारे देश को क्रमशः आगे बढ़ाया जाता है। और लगातार आप देख रहे हैं, अगर हम 1951 से और आज 2021 की बात करें, है ना, तो आप देखें कि हमारे देश में क्रमोत्तर सुधार आया है। ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मार करे किसी के पास, कोई बात नहीं। यानी कि हमारे देश में 51 से और 2021 तक एक रेखीय परिवर्तन हुआ। एक रेखीय परिवर्तन जानते हैं ना, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक रेखीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत, मौसम बदलती रहती है, एक के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, भाजपा, बसपा, सपा और खिचड़ी सरकार,
भाजपा, बसपा और सपा और फिर दूसरी सरकार। ये जो क्रम है, एक बार जिसको सत्ता दे दी वो एक बार नहीं बैठा रहता है एक जगह कुर्सी पर। जिसको दे दिया उसको कल नीचे नहीं आना है, और जो आज नीचे है उसको कल ऊपर नहीं आना चाहिए। जो चक्र है परिवर्तन का, ये इसे कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। क्या कहते हैं? चक्रीय परिवर्तन। और जो रेखीय परिवर्तन है, यानी कि जब हमने जन्म लिया तो हम ऐसे ही वजन रहा होगा 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का वजन रहा होगा। आज हमारा किलो वजन है 74 किलो, है ना? तब सब गोद में लेने को आते रहते थे, आज भी लेते थे, है ना? आगे बात नहीं, तो कोई गोद में लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आज हमारा वजन 75 किलो हो गया है, और जो गोद में लेने वाला आपका खुद का वजन 30 किलो, 70 किलो वाले को क्या लेंगे? समझना की बात नहीं। कहने का आशय ये है कि हमने जन्म लिया, जन्म के बाद हम क्रमशः एक आयु तक हमारा क्या हो रहा है? शारीरिक और बौद्धिक विकास। शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास, हमारा जो बहुमुखी विकास है वो लगातार, हमने पहले नर्सरी में आए, फिर एलकेजी में, फिर यूकेजी में, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, एक सीढ़ी से हमने चढ़ना शुरू किया, तब हम 12th क्लास तक पहुंचे। और आज आप अपनी इस इंटर कॉलेज की आप सबसे बड़ी क्लास के विद्यार्थी हैं। अगले साल फिर आप एक दूसरी सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पे होंगे। आज आप इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पे हैं, और इस क्लास को करने के बाद जब दूसरे कॉलेज में जाओगे फिर आप नीचे पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और फिर पीजी, और फिर जो भी करोगे वो उसके बाद आपका स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो ये क्या है? क्रमोत्तर ऊपर विकास हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी लड़की 12th करने के बाद 9th क्लास में जाती हो, ऐसा कोई हुआ हो? किसी को भी कोई अनुभव हो ऐसा तो बताओ। तो ये क्या है? ये एक रेखीय परिवर्तन है, और एक चक्रीय परिवर्तन, जैसे मैंने बताया, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, ये ऋतु परिवर्तन का जो चक्र है वह घूमता रहता है। अभी गर्मियां थी, अब जाड़े सर्दियां आ गई, है ना? सर्दियां आ गई, बिल्कुल स्वेटर पहन के आना चाहिए सबको, वरना इन सबके पास ब्लेजर होना चाहिए। स्वेटर नहीं, सबके आप लोग की ड्रेस कोड में तो ब्लेजर है, ठीक है? और दोनों हैं, ब्लेजर भी है, स्वेटर भी है। अगर कम सर्दी है तो हाफ पहन लो, और पूरे ज़्यादा सर्दी है तो दोनों चीज़ें पहन के आओ। और मेरा कहना ये है कि दोनों ही पहन के आओ, क्योंकि इस समय डेंगू चल रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, और डॉक्टर भर्ती नहीं कर रहा, बोले कहीं जाकर कोरोना कर नहीं, वो इलाज नहीं कर रहा है। और सारे डॉक्टरों ने पैसे दुगनी फीस कर ली है, मरीज को देख नहीं रहे, फीस दुगनी कर ली है, इतना लूट रहे हैं डॉक्टर। लेकिन करें क्या? मरता क्या नहीं करता, है ना? हमें अपने को दिखाना है, मरीज को दिखाना है, उसे आराम दिलाना है, तो हमें डॉक्टर को जाना पड़ेगा, और उससे जितनी मुँह की फीस होगी उतनी देनी पड़ेगी। इस समय सारे डॉक्टरों ने कोरोना में पब्लिक को इतना लूटा है, और लूट रहे हैं लगातार। अभी कोरोना में तो इतना था कि 700, 500 के 700 रुपये फीस कर ली, और उन्होंने एक वो लगा दिया, पर्ची लगा दी वहाँ की। कोरोना काल में, संक्रमण काल में पर्चा केवल एक बार के लिए मान्य, यानी कि पहले 500 रुपये के पर्चे में हफ्ते में 2 दिन दिखा देते थे, अब 700 रुपये का पर्चा, और केवल एक ही बार देखेगा डॉक्टर। और वो भी कैसे देखेगा कि बीच में एक प्लास्टिक टंगी हुई है, डॉक्टर उस तरफ पलंग, मरीज उल्लंघ, ना आला लगा रहा, ना छू रहा, ना देख रहा, ना कुछ कर रहा है, बस लिया और पर्चा बना के फिर बढ़ा दिया। तो ये डॉक्टरों का हाल है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें परेशानी होती है, तो हम किसी भी हाल में सोचते हैं कि हमारे मरीज को इसी तरह से आराम मिल जाए। तो कहने का ये कि जो चक्र के रूप में जो बदलाव आते हैं उन्हें हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे सुख और दुख का आना, आज अगर दुख है जीवन में तो कल सुख भी जरूर आएगा, और आज सुख है तो एक दिन दुख भी जरूर आएगा। ये भगवान का बनाया नियम है ना? ऐसे बहुत सारे अनुभव आपके सामने होंगे जो बहुत संपन्न होगा, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ होगा। और ऐसे बहुत सारे तजुर्बे होंगे जो कभी बिल्कुल फुटपाथ पे होंगे और आज वो महलों में हैं, है ना? समझा की बात नहीं? जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए श्री धर्मेंद्र कश्यप जी हैं खुद में, कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, कभी ख्याल भी नहीं आया होगा, और ना उनके बच्चों ने कभी सपने में सोचा होगा कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, है ना? चाहे वो राजेंद्र पटेल हो बुखारा वाले, चाहे राजकुमार यादव हो जिला पंचायत, चाहे वो शिवचरण रहे हो, इन्हें कभी नहीं सोचा होगा कि हम कभी जिला पंचायत ही बन जाएंगे। और जिला पंचायत बन जाएंगे तो 2-4 मकान बन जाएंगे हमारे,
पब्लिक आया करेगी, सूर्य को मेला लगा करेगा, और नेताजी कहा करेंगे हमसे सारे, है ना। उनकी पत्नी ने भी सोचा होगा कि जब मोहल्ले की महिलाएं आया करेंगी तो वो कहा करेंगी नेताएं, है ना, ठीक है ना। तो लोग उसी हिसाब से पति के डेजिग्नेशन के हिसाब से संबोधित करने लगते हैं पत्नी को। तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में किसी को नहीं पता है। कभी सिंचन ने कभी सोचा था कि जिला पंचायत होने के बाद हमारे इतने दिन खराब आएंगे कि हम प्रधानी नहीं जीत पाएंगे? सोचा कभी नहीं। उन्होंने खुद भी लड़ ली, पत्नी को भी लगा ली और अपनी ख्वारी करा के ही माने। अरे जिला पंचायत बन गए, लग रहा था कि नहीं बन पाएंगे तो एक टर्म विड्रॉ कर लेते, लेकिन नहीं। जिसको एक बार कुर्सी का चक्का लग जाता ना इसका, फिर वो नीचे उतरना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, बोले ना मैं ना छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आज इतनी इस कुर्सी में इतना आकर्षण है सत्ता का, जो व्यक्ति को उससे नीचे नहीं उतरने देता। तो कहने का आशय यह है कि जब हम जो स्थितियां हैं हमारी, उनको हम अगर प्लान नहीं करेंगे, एक बार जैसे हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी आज सांसद हैं, तो उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिकली आगे बढ़े। वो पहले उन्होंने जिला पंचायती लड़ी, जिला पंचायत करने के बाद फिर वो विधायक बने, और विधायक बनने के बाद फिर वो सांसद बने, ठीक है ना। तो ये जो क्रम है, सिस्टम है, ये व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन इन्होंने उल्टा क्रम अख्तियार कर लिया, रिवर्स गियर डाल दिया, रिवर्स गियर, बैक गियर, आगे बढ़ने के बाद पीछे, और जो आगे बढ़ने के बाद पीछे बढ़ता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, है ना। हमने किताबों में भी पढ़ा है और तमाम सारे कोड पढ़े हैं कि हमारे लक्ष्य हमेशा कैसे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, है ना, आगे की ओर होने चाहिए और बड़े लक्ष्य होने चाहिए। हमारी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और जो व्यक्ति बड़ी सोच रखता है वही बड़ा बनता है, और जो एक बार बड़ा बनने के बाद फिर पीछे छोटा बनने की सोची तो वो फिर कभी बड़ा नहीं बनता। ये सच्चाई है, ठीक है ना। तो हमें भी हमेशा कैसी सोच रखनी चाहिए, बड़ी सोच रखने का मतलब कि हमें बड़ी सोच रखते हुए, साइंटिफिक सोच रखते हुए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो समाजशास्त्र पढ़ने के नाते हम सोशल साइंटिस्ट हैं, हम सामाजिक वैज्ञानिक हैं, और सामाजिक वैज्ञानिक होने के नाते हम कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं करते। हम जो भी बात करते हैं वो साइंटिफिक करते हैं, है ना। तो जनसंख्यात्मक कारक में जनसांख्यिकी के अंतर्गत हम 10-10 साल की पंचवर्षीय योजनाओं की गणना करने के बाद, अपनी जनसंख्या के आकार, प्रकार और स्वरूप को जानने के बाद हम उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान के लिए योजनाएं तैयार करते हैं। और क्रमशः हम देखें तो जनसांख्यिकी के आधार पर 1951 से लेकर 2021 आए है, और 1951 से 2021 तक हमारे देश में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। हमने 1951 में हम अगर ये कहें कि हम असभ्य थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तब हम दाल चावल ऐसे खाते थे, है ना। आज हम दाल चावल खाते हैं, उंगलियां तो छोड़ो, कोनी तो छोड़ो, उंगलियां भी गंदी नहीं होती हमारी। खाना खाते हैं तब हमारी उंगलियां भी गंदी नहीं होती, और हाथ धोने की बजाय हम टिश्यू पेपर से पोंछ के काम चला लेते हैं, टिश्यू पेपर यूज किया और डस्टबिन में फेंक दिया, समझ गए कि नहीं। तो कितना हमारी सोच में चेंज आया है, हमारे आचार विचार, व्यवहार, बोलचाल, और एक दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, हमारे जो अंतर्क्रियात्मक संबंध है ना, उनमें कितना बदलाव आ गया है कि आज खून के रिश्तों की भी कोई वैल्यू नहीं। भाई भी भाई के लिए साथ में नहीं खड़ा, ठीक है ना। एक भाई का राजमहल दूसरे भाई के छप्पर पड़ा रहे तो भाई को बड़ा खुशी होती है, बोले अब सही है, छप्पर नहीं रहना चाहिए, है ना, ये छप्पर लाई गई हो, समझ गया। भाई वो होता था जो अपने भाई को सहारा देता था, है ना। भाई वो होते थे जो अपने बहन की विपत्ति में अपने बहन के साथ खड़ा होता था, है ना। बहनें वो होती थी जो अपने भाई की तकलीफ में शामिल होती थी। ये नहीं कि भाई के पास देने के लिए गिफ्ट नहीं है तो ना जाने दो करो, है ना। भैया को चाहिए ना तो कौन जाए, उन्हें से 1000 रुपये खर्च करके जाए और 100 रुपया 200 रुपया मिलेंगे मुश्किल से,
और जे लेके जाए बहनें पूरा कैलकुलेट कर लेती है ना। इतने रुपया को जे, इतने रुपया को जे, इतने रुपया को जे, और मिले होगा बोले। इसलिए जो है कहती है भैया हमने गोला में टीका करके धरता हुआ है, जब आएंगे तो पहुँचा देंगे। वो भी कहते हैं ये ठीक है बहना, जैसा तुमने ठीक जैसा समझा वो ठीक है। भाई क्या कहते हैं वैसे उन्होंने क्या कहते, लेकिन भाई तो बहन शादी के बाद तो अपने घर की हो जाती है, तो भाई उम्मीद तो करता है लेकिन अपनी बहन को आने के लिए विवश नहीं कर सकता, नहीं बहना जरूर आओ टीका करने, ठीक है ना। जब सुविधाजनक होता है तो बहनें आती रहती हैं, जब सुविधाजनक नहीं होता है तो नहीं आ पाती हैं। तो भाई इन चीज़ों को समझते हैं और बहनें भी समझती हैं कि अगर सारे तीज त्यौहार में भाई आते हैं, एक बार नहीं आया तो हो सकता है भाई को कोई काम लग गया हो, कोई परेशानी हो गई हो, कोई परिवार में कोई दिक्कत हो गई हो, तो बहनें उन चीज़ों को समझती है ना। तो आज जो चेंज आया है हमारे सारे नाते रिश्तों के स्वरूप में कितना बड़ा बदलाव आया है। 1951 से छोड़िए, हम तो 1980 की बात कर रहे हैं जब हम तुम्हारी मैंने 84 में किया था हाई स्कूल, 86 में मैंने इंटर किया है, वो भी 83 में मैं फेल हुआ था हाई स्कूल में, तो दूसरे साल पास हुआ हाई स्कूल, ठीक है ना। तो 84 में हाई स्कूल किया था, 86 में इंटर किया था। मैं उस दौर की बात बता रहा हूँ कि तब कितना आत्मीयता थी, सब कितना मेल जोल से रहते थे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए हर तरह से तैयार रहते थे। आज कोई किसी के लिए तैयार नहीं, और फ़ोन बंद कर देते हैं। जैसे फ़ोन आ रहा था, मैं कई लोगों की कॉल रिसीव नहीं की, और नहीं तो बच्चों से घर में कहलवा देते हैं क्या जी है ना मोबाइल चार्जिंग में लोगों कहते हैं हम लोग कहते हैं, आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग क्योंकि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, तो जैसा कहलवाते हैं पहले कहते हैं। तो झूठ बोलने की आदत तो हम ही लोग सिखा रहे हैं आप लोग को। इस मोबाइल ये बहुत झूठ बोलवाता है, होंगे कहीं बताते हैं कहीं, है ना। ये कभी सही लोकेशन नहीं, तो बोले हम लोग यार 5 मिनट में पहुँचे हैं कहाँ, बरेली के उस कोने में 5 मिनट में कैसे आ जाओ, उनके भी नहीं आ सकते। तो ये हमें झूठ बोलाने का मतलब केवल कम टू द पॉइंट कहने का चाहिए है कि आज हमारे सारे आचार विचार व्यवहार क्रियाकलाप काम करने के तरीके कार्य प्रणालियाँ सारे सिस्टम में इतना बड़ा चेंज आ गया है। और वो चेंज क्या है, एक रेखीय परिवर्तन है उत्तरोत्तर। आज देखिए एक नया कल्चर डेवलप हो गया, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम। कंपनियों ने संक्रमण के बाद भी कह दिया घर से काम करो। क्यों? क्योंकि ऑफिस पर जो तमाम खर्चा आता है, आपको ऑफिस बुलाने में जो खर्चा आता है वो सब भी कंपनी को बच रहा है। इसलिए कंपनी में एक नया कल्चर डेवलप हो गया कि अब वर्क फ्रॉम होम कराओ सारे एम्प्लॉय से, और शाम को उनकी मीटिंग करो और मीटिंग करके उनका रिस्पॉन्स लो, फीडबैक दो उनसे कि उन्होंने क्या किया दिन भर। एक नया कल्चर डेवलप हो गया। अब हमें ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है, घर से काम करो। अब आप ये भी नहीं कह सकते सुबह शाम तक ऑफिस में रहते हैं, घर में रहो, अपने परिवार के बीच रहो, लेकिन घर में रह के ही काम करना पड़ेगा आपको, और शाम को पूरी प्रोग्रेस अपनी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या है, एक ये जो हमारे जो काम करने की प्रणाली है उसमें एक बदलाव आ गया। सरकार ने, संस्थाओं ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये अनुभव किया कि ऐसे हम बहुत पैसा बचा सकते हैं और उस पैसे को हम अपने एम्प्लॉई को सैलरी के रूप में दे सकते हैं, है ना। तो इससे हमारी कितनी मेंटेनेंस और बेफिजूली खर्च हमारे बचेंगे। दूसरा ये कि हमारे एम्प्लॉई कोरोना से संक्रमित होने से बचेंगे, ठीक है। हमारे को रोज सैनिटाइजिंग करना है, आपका जो है बॉडी टेम्परेचर लेना है, थर्मल स्कैनिंग करानी है, वो सब नहीं कराना होगा। करानी होगी, जब घर में हो तो क्यों कराएंगे, घर में थे तो कराएगी स्कूल वालों ने थर्मल स्कैनिंग। यहाँ रोज सवेरे आ रहे तो गार्ड साहब रोज जो है थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, है ना, आपकी ऑक्सीजन नोट कर रहे हैं और जो है आपके हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आज डेवलप हुई है। तो जिन कामों को हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं उनमें हमें बहुत पंचायती सफलता हासिल होती है, और जिन कामों को हम अनप्लान्डली करते हैं उनमें कोई तरीका नहीं होता, उनमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा गांव में या मोहल्लों में भंडारे होते हैं, भंडारों में भंडारे छोड़िए, शादी फंक्शन होते हैं,
हम लोग रिसेप्शन में बैठे, कुर्सी में बैठे और पीछे डाइनिंग लगा हुआ है, सारे खाना उनमें फिलअप किया जा रहा है, सारे डब्बों में, है ना। देखो कौन, तो हम जैसे ही वहाँ खाना शुरू होता है, ऐसी 1 2 और 3 सारे अपने छोड़ के ऐसे भागते हैं कि बाकी खाना ना खत्म हो जाए। कहते कि नहीं, किसी को रिसेप्शन से कोई मतलब नहीं, और जब तक शुरू नहीं हो रहा था तब तक बिल्कुल हाथ जोड़े, देखो सावधान में बैठे थे विश्राम में, और देखो गर्दन सीधी थी, देख रहे थे बाएं दाएं झाँक रहे थे, कोई दिख ना रहा हो सबको, है ना। भाई कहीं फंक्शन में जाते हैं तो अपने कोई तलाशते हैं, कोई मिले, साथी बच्ची मिल जाए, कोई साथ का साथी मिल जाए तो थोड़ा घबिया लेंगे। अब खाना तो शुरू हो रही है, अब बार लौट लौट के देखते रहते हैं, कोई शुरू ना है ना, और मन ही मन गाली देते रहते हैं। मुझे बताओ, बार घड़ी देख रहे हैं, और जिसके घर का आयोजन है घर जा रहे हैं, तो बताओ 10 बजे अभी तो खाना शुरू होना वो, है ना, अभी तक खाना शुरू नहीं कराया। और जैसे खाना शुरू हुआ, ऊपर से नीचे से बाएं से आजू बाजू दाएं ऐसे मिला जैसे, और कुछ तो ऊपर ही छोड़ के बैठ जाते हैं, मैं छोड़ूंगा। तो आप देखिए पढ़े लिखे लोग भी व्यवस्था को भंग कर देते हैं। अभी जब बैठे थे तो वहाँ स्नैक्स वेटर लेकर आ रहा था, आराम से इजी गोइंग ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही खाना शुरू हुआ वैसी सारी व्यवस्था हमने चौपट कर दी। ऐसे सब भेड़ बकरियों की तरह कट गए, ऐसे पता नहीं कब से हमने खाना ही नहीं मिला। हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। फाटक पे जाम लगता है, फाटक बंद है, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और फिर पल्लंग, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, टेम्पू, जो आल्टे बाल्टे वाले सब आ जाते हैं। अब फाटक खुला, 4 लाइनें इधर और 4 लाइनें उधर, फाटक खुला, अब कहाँ से निकलोगे? तो कोई साइकिल उठा रहा हो, कोई बाल्टा उठा रहा हो, कोई छोटे भाई को उठा रहा हो, कोई बालकन को उतार रहा हो, तो ऐसी स्थिति में निकलना मुश्किल हो जाता है। फाटक खुलने के बाद भी जब निकलते हैं वहां से तो निकलना मुश्किल हो जाता है। शाम को तो लाल फाटक से गुजरने की सोचो ही मत, है ना। कल मैं भी फंस गया, तो मैं फिर चनेटा की तरफ से उधर से चटगौटिया में से निकल के आया, आर्यन टेबो की तरफ से होके, फिर भी वहाँ फाटक बंद मिला, लेकिन फिर मैं निकल आया था, तो टाइम उतना वेस्ट नहीं हुआ। परसों तरसों यीशु आई थी तो 6 बजे की आई हुई, फाटक के जाम में फंसी थी, वीरांगना चौक से घर फाटक के जाम में थी, और 9:30 बजे घर पहुँची। 6 बजे की आई हुई, 9:30 बजे घर पहुँची। बच्चे सब चिड़चिड़ाने लगे गाड़ी, तो फिर हमें जाके बच्चों को लेके आना पड़ा गाड़ी में से निकाल के, क्योंकि बंद गाड़ी में खड़े खड़े बच्चे तो हल्ला करेंगे, तो लेके आना पड़ा। तो ये हाल है यहाँ पे। और घर से यहाँ से बाहर निकलो नहा धोके, तो फाटक पार की भी मत सोचो, यहाँ से सावधाना तक ही जाओगे तो बिल्कुल ऐसी डेंडी पिंडी हो जाएगी आपकी कि आपको फिर फंक्शन में जाने का दिल ही नहीं करेगा। बोले घर चलो, बहुत मेकअप हो नहीं, आप कितनी अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाइए, कपड़ों की ऐसी तैसी हो जानी है, समझ गए ना। गाड़ी कितनी से अच्छी गाड़ी खरीद लेना, एक लाल फाटक पे ऑटो, टेम्पू और बाल्टा वाली दूधिया मार के गाड़ी के ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि उनका तो कुछ होना नहीं है और तुम्हारी वो छोड़ेंगे नहीं। वो चाहते हैं दूधिया और ऑटो वालों का ये रहता है कि तुमने भी, तुम्हारी भी कार है क्यों, तुम्हारी कार को भी हम दूधिया वालों की साइकिल जैसी बनाने, खटारा फटा फटे हाल, है ना, जिसमें कार के ऊपर भी एंगल लगे और उसमें बाल्टी लगी होती है, 2 4 6 2 8 10, और कार के ऊपर दूध के बाल्टी डाल के हम ले जाएंगे। तो ये हाल है। गाड़ी नहीं खरीदी, गाड़ी छोड़ेंगे नहीं ऑटो वाले और बाल्टी दूधिए आगे गाड़ी की नहीं। हाँ, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो इसलिए अभी पापा नई गाड़ी ले रहे हो तो मत लेना, जब फ्लाईओवर बन जाए तभी गाड़ी खरीदना। अभी गाड़ी खरीदी नहीं तो गाड़ी की ऐसी कर देंगे कि पहली सर्विस में ही लगेगी जैसे 20 साल पुरानी गाड़ी है। समझ गए?
या फिर लाल फाटक से कुठिया अपना ये कुठरिया उठा के चले रही हो ग्रीन पार्क की तरफ, समझ गए? मतलब लाल फाटक पे इंसान नहीं रहते, जानवर रहते, पढ़े लिखे जानवर, पढ़े लिखे जिन्हें वो सब पढ़े लिखे, कार चला रहे हैं पढ़े लिखे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं पढ़े लिखे, चलो दूर वाला तो बगैर पढ़ा लिखा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह दोगे कि बगैर पढ़ा लिखा है, कार वाला पढ़ा लिखा है, मोटरसाइकिल वाला पढ़ा लिखा है, स्कूटी वाला पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अगर सब एक लाइन में खड़े हो तो फाटक खुलते ही आपको इजी गोइंग आप बहुत जल्दी निकलेंगे, टाइम बहुत कम खर्च होगा आपका। जितना हम 3-4 लाइन लगाते हैं, लेकिन कोई इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, बल्कि 2-4 लोगों के मूड जरूर फूटते हैं। गाड़ी में लगती है तो फिर लाइयाँ होती हैं, लाइयाँ होती है तो मूड फटकवर होती है, और मूड फटकवर की छोटी मोटी नहीं होती है ना, ऐसी होती है कि सब अपनी गाड़ियाँ खड़ी खड़े तो हैं ही वहाँ, आनंद हो रहा है, पिक्चर और देख रहे हैं, नए स्टंट देखने को मिलते हैं, ये बाल्टर लेके कैसे तय मारेंगे, तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये कहने का आज इतना है कि जो काम हम प्लानली करेंगे, जिन कामों को हम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, वो सिस्टमेटिकली जिन कामों को करते हैं, आपके वहाँ फंक्शन है तो आप अगर आपको लगता है आपने 5,000 लोगों को अपने वहाँ इन्वाइट किया हुआ है, तो 5,000 लोगों के लिए आप शाम को 7 बजे खाना शुरू करा दीजिए, बिल्कुल भीड़ नहीं लगेगी, बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं जाएगा, बहुत इजी गोइंग, लोग आराम से आएंगे, खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। अरे 10 बजे का इकट्ठा कर लोगे 5,000 की, तो ये होए वही है ना, और पूर्ति भी नहीं कर पाओगे, और आपकी दिमाग की हिला देगी पब्लिक, इसको समझ गए ना, प्लानिंग के